नमस्ते। इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो इतिहास, साहित्य और वास्तुकला के कुछ गहरे रहस्यों को आपस में जोड़ता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्राचीन और ऐतिहासिक ग्रंथ बस समय के साथ इकट्ठा हुए शब्दों का एक ढेर भर हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज हम सूरह अन-नम्ल के उस छिपे हुए आर्किटेक्चर, उस ढांचे को डीकोड करेंगे और देखेंगे कि इन प्राचीन ग्रंथों का निर्माण असल में कैसे हुआ था। ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। कई बार आलोचकों को लगता है कि ऐतिहासिक धर्मग्रंथ और प्राचीन पाठ बस अलग-अलग कहानियों और बिखरे हुए टुकड़ों का एक रैंडम कलेक्शन है। लेकिन क्या ये वाकई रैंडम है? या फिर इनके पीछे कोई बहुत ही सटीक, शानदार और ऑर्गेनिक संरचना यानी एक इंजीनियर्ड कोड छिपा है? जब हम सोर्सेस को गहराई से खंगालते हैं तो पता चलता है कि इन ग्रंथों के भीतर एक बेहद अद्भुत और गुप्त व्यवस्था काम कर रही है। तो इस एक्सप्लेनर में हम इन प्रमुख बिंदुओं से गुजरेंगे। पहला, छिपा हुआ पाठ्यक्रम। दूसरा, सजा की ऐतिहासिक कहानियां। तीसरा, दया का आख्यान। चौथा, महिला नेतृत्व से जुड़े सबक। और पांचवां, अंतिम आख्यान ढांचा। भाग 1, छिपा हुआ पाठ्यक्रम यानी अनलॉकिंग द कोड। इस छिपे हुए क्रम को नज्म कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है पाठ्य सामंजस्य का विज्ञान। अगर आसान शब्दों में समझें तो ये एक तरह की ऑर्गेनिक और वैचारिक चेन है जो अलग अलग आयतों और नैरेटिव्स को आपस में बहुत ही खूबसूरती से जोड़ती है। प्राचीन ग्रंथ इसी वैचारिक श्रृंखला का इस्तेमाल करके अलग अलग अध्यायों के विचारों को एक मजबूत और सिंगल धागे में पिरोते हैं। ये बिल्कुल किसी मास्टरपीस की तरह है। और हाँ, ये कोई हवाई बात नहीं है। ATU प्रेस जर्नल में छपे एक पीयर रिव्यूड अध्ययन को ही ले लीजिए। डॉक्टर अबोल फजल होरी ने अपनी इस रिसर्च में सूरह अन-नम्ल के वैचारिक और इंटरटेक्चुअल संबंधों का बहुत ही बारीकी से विश्लेषण किया है। ये अकादमिक रिसर्च पूरी तरह से पुष्ट करती है कि इन ग्रंथों में कहानियों का चुनाव और उनका क्रम कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी और पूरी तरह से वैज्ञानिक संरचना का हिस्सा है। इस बेहद जटिल संरचना को समझने के लिए एक बहुत ही शानदार रूपक का इस्तेमाल किया जा सकता है, मीज़ एन अबीम। इसका मतलब होता है एक फ्रेम के अंदर दूसरा फ्रेम। सोचिए, जैसे वो रूसी नेस्टिंग डॉल्स होती हैं ना, एक गुड़िया के अंदर दूसरी, फिर उसके अंदर तीसरी गुड़िया। इस अध्याय की कहानियां भी बिल्कुल उसी तरह एक के अंदर एक रची गई हैं, ताकि वो एक बहुत बड़े नैरेटिव के उद्देश्य को पूरा कर सकें। भाग 2, सजा की कहानियां, अहंकार की कीमत। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इन तीनों बिल्कुल अलग अलग युगों की कहानियों के बीच एक परफेक्ट मिरर स्ट्रक्चर का होना। देखिए कैसे मूसा, सालेह और लूत, इन तीनों को ही अपने दौर की बुराइयों से कड़ा संघर्ष करना पड़ा। तीनों को रिजेक्ट किया गया और आखिरकार अहंकार की वजह से उनके विरोधियों का पूरी तरह से विनाश हो गया। संघर्ष, अस्वीकृति और विनाश का ये पैटर्न इन तीनों अलग अलग कहानियों को बिल्कुल एक ही सांचे में ढाल देता है ना कमाल की बात? भाग 3, दया की कहानी, पैटर्न में एक बहुत बड़ा बदलाव। जरा इस कॉन्ट्रास्ट पर गौर कीजिए। एक तरफ सजा की इन 3 अलग अलग कहानियों को अगर मिला भी दे तो कुल 19 आयतें बनती हैं, जिनका अंत अहंकार के चलते विनाश में होता है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, सोलोमन यानी पैगंबर सुलेमान की केवल एक कहानी के लिए पूरे 30 आयतें समर्पित की गई हैं। यह इकलौती कहानी उद्धार, ज्ञान और सत्य को स्वीकार करने पर केंद्रित है। लंबाई और परिणाम का ये भारी कॉन्ट्रास्ट साफ साफ चिल्लाकर कह रहा है कि दया और सत्य को स्वीकार करने के इस आख्यान को जानबूझकर कहीं ज्यादा अहमियत दी गई है। भाग 4, महिला नेतृत्व के पाठ, सूरह अन-नम्ल की रानियां। इस बात को डॉक्टर मुसिम्बी कानियोरो के शानदार कोट से बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। वे बताती हैं कि कैसे साझा नेतृत्व, देखभाल और दूसरों की भलाई करने जैसे गुण आज की दुनिया में न सिर्फ पसंद किए जाते हैं, बल्कि बदलाव लाने के लिए इनकी सख्त ज़रूरत भी है। मॉडर्न लीडरशिप के तरीके अब सिर्फ पावर और दूसरों पर हावी होने से दूर जा रहे हैं। और मज़े की बात तो ये है कि लीडरशिप का ये एकदम आधुनिक नज़रिया सूरह अन-नम्ल के उस प्राचीन पाठ से 100% मेल खाता है। आइए इन समानताओं को थोड़ा और जूम इन करके देखते हैं। यहाँ असल में 2 रानियों की तुलना हो रही है, एक चींटियों की रानी और दूसरी इंसानों की रानी, शेबा की रानी बिल्कीस। चींटियों की रानी अपनी कॉलोनी के कामगारों की प्रोडक्टिविटी से ज्यादा उनकी सेफ्टी को प्रायोरिटी देती है और उन्हें कुचले जाने से बचाने के लिए एकदम साफ वार्निंग जारी करती है।
बिल्कुल उसी तरह रानी बिल्कीस भी अपनी इंसानी प्रजा को बचाने के लिए तानाशाही दिखाने के बजाय अपने अधिकारियों से सलाह मशवरा करती हैं और जंग की जगह शांति का रास्ता चुनती हैं। ये पैरेलल सच में दिमाग घुमा देने वाला है। रानी बिल्कीस के इस क्राइसिस मैनेजमेंट को हम 3 सिंपल स्टेप्स में देख सकते हैं। पहले स्टेप में उनके अधिकारी उन्हें एक भयंकर युद्ध छिड़ने का सुझाव देते हैं, लेकिन दूसरे स्टेप में रानी दूसरों पर हावी होने और विनाश के विचार को सिरे से खारिज कर देती हैं और कूटनीति यानी डिप्लोमेसी के जरिए शांति तय करती हैं। और आखिरी स्टेप में यही शांतिपूर्ण कूटनीति न सिर्फ उनके लोगों को तबाही से बचाती है, बल्कि एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल अवेकनिंग यानी आध्यात्मिक जागरण की वजह भी बनती है। ये मिलजुल कर फैसले लेने का एक क्लासिक उदाहरण है। भाग 5, अंतिम आख्यान ढांचा, जूमिंग बैक आउट। चलिए अब इन सभी डॉट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं और थोड़ा पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखते हैं। पहली कड़ी है प्राचीन अतीत, जहां मूसा, सालेह और लूत को भारी विरोध झेलना पड़ा। ये सीधे तौर पर 7वीं सदी की उस सिचुएशन का एक ब्लूप्रिंट और वार्निंग थी जब मक्का में पैगंबर के नए संदेश का कड़ा विरोध किया जा रहा था। फिर यह टाइमलाइन जंप करके आधुनिक युग में आती है, जहां इसमें मौजूद साइंटिफिक मेटाफर्स सच साबित होते हैं, और अंत में ये भविष्य की ओर इशारा करती है, जजमेंट डे और आखिरी जवाबदेही की तरफ। ये एक ऐसा अल्टीमेट फ्रेम है जो अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक धागे में पिरो देता है। जरा आयत 88 के इस वाक्यांश पर ध्यान दीजिए। पहाड़ बादलों की तरह चलते हैं। ये एक ऐसा फैक्ट है जो पूरी तरह से हैरान कर देता है और इस संरचना में छिपे वैज्ञानिक रूपकों की गहराई दिखाता है। प्राचीन काल में इसे सिर्फ एक पोएटिक मेटाफर यानी काव्य रूपक माना जाता था, लेकिन आज ये टेक्टोनिक प्लेट्स और आइसोस्टेसी की मॉडर्न जियोलॉजिकल नॉलेज के साथ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अलाइन होता है। ये साबित करता है कि ये पार्ट सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं हैं, बल्कि इसमें समय से बहुत आगे की वैज्ञानिक परतें भी शामिल हैं। 1400 ये नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। ये उन 1400 वर्षों के लंबे समय को दर्शाता है जितने वक्त से ये पाठ दुनिया में मौजूद है। ये इस बात पर जोर देता है कि कैसे इस ग्रंथ की स्ट्रक्चरल बाइंडिंग, इसके वैज्ञानिक रूपक और लीडरशिप के ये ब्लूप्रिंट समय की बंदिशों से पूरी तरह आज़ाद हैं। इतनी सदियों के बाद भी इसका नज्म या इसका आर्किटेक्चर एकदम अचूक और प्रासंगिक बना हुआ है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से सबसे बड़ी बात क्या निकलकर सामने आती है? सोचने वाली बात यह है, आज के दौर के इन बड़े ग्लोबल क्राइसिस में हमारे आधुनिक नेता रानी बिल्कीस के उस प्राचीन ज्ञान या फिर रानी चीटी की उस गहरी दूरदर्शिता से कैसे फायदा उठा सकते हैं? इन ऐतिहासिक आख्यानों की अहमियत सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है, ये आज के समय में भी उतने ही जिंदा और जरूरी हैं। इन सवालों पर विचार करना और इन बेहतरीन संरचनाओं से सीखना अब पूरी तरह से हमारे हाथ में है। इस गहरे सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।